आप तो सभी बच्चे अपनी कक्षा में आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए, कक्षा 8 वाले जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे अपनी अपनी विज्ञान भारती खोल लें, विज्ञान भारती 3rd। ठीक, तो उसमें हमारी इकाई 6 चल रही है जिसका नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। इस चैप्टर को मैं दीपावली से पहले तक तो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद दीपावली आ गई थी। दीपावली आने के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं कई दिनों तक आ नहीं पाया। तो आज कई दिनों के बाद हमारी क्लास लग रही है और जो बच्चे नहीं आ रहे उनसे भी बोलिएगा वो आने लगें, क्यों यहाँ से बार बार फ़ोन किए जाते हैं। उनके मम्मी के पास फ़ोन करते हैं, उनके पापा के पास फ़ोन करते हैं, तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पर क्लास में आकर के बैठे हैं, जो यहाँ पर मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं बस उसे सुनना है, इस कान से सुनने इस कान से भाग गए। और जिन बच्चों पर 8 तक आ चुके हैं उन्हें हिंदी नहीं पढ़ना आती, वो हिंदी पढ़ना सीख लें। बाकी सारे बच्चे तो हिंदी पढ़ लेते हैं, 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आते, वो अपने घर जाके पढ़ा करें। क्योंकि कक्षा 8 में तुम्हें हिंदी थोड़ी नहीं सिखाई जाएगी। यहाँ पर कक्षा 8 है, 8 के हिसाब से चल रहा है। इस सिलेबस को देखो, मैं कंटिन्यूस सिलेबस को पढ़ाता हूँ, अभी भी आधी सिलेबस नहीं हो पाया है, जबकि बहुत मोटी किताब है हमारी SCERT की। तो सभी बच्चे शांत हो जाएं, इसको देखते रहें। तो इससे पहले मैं 5 क्लास कोशिका से अंग तंत्र, इसकी 5 क्लास में से पहले पढ़ाता हूँ। आज हमारी ये 6वीं क्लास है और ये अंतिम क्लास है। इसे मैं आज ख़त्म कर दूंगा पूरे चैप्टर को, कल से हमारा नया चैप्टर चलेगा। ठीक, तो बच्चे रोज़ाना आना स्टार्ट हो जाएं, और रोज़ाना आएंगे तभी कुछ सीखोगे। बाकी नहीं आओगे पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं सीखो। मेरा काम केवल पढ़ाना, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो सभी बच्चे अंतःस्रावी ग्रंथियों को निकाल लें, जो यहाँ पर उस चीज़ को निकाल लें। और निकालने के बाद सबने निकाल लिया? बस सबने निकाल लिया तो उस किताब को बस वहीं पर सामने खोल के रख लो। बाकी सारी चीज़ को यहाँ पर देखो, जो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है वो इस डिजिटल बोर्ड पर मैंने सब कुछ टाइप किया है। यहाँ अच्छी तरह समझ लाओ, दिमाग को यहाँ लगाओ और सभी शांत रहो। ठीक है, तो देखिए आज हमें जो दिया गया टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो देखिए आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी SCERT की बुक्स में दिया गया है। सभी शांत हो जाओ। पहले सबसे पहले हम सुनेंगे, समझेंगे कि अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है। तो अंतः का मतलब होता है एंडो, एंडो का मतलब होता है भीतर। कहाँ भीतर? हमारे शरीर के भीतर। स्रावी, स्रावी का मतलब होता है स्राव, यानी कि क्राइनोस, यानी कि स्राव। स्राव का मतलब होता है निकलना। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिससे कुछ न कुछ निकलता है। अब क्या निकलता है उसे हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे शरीर के अंदर निकला, इसीलिए हम उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखिए शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। हमारा शरीर बना हुआ, हमारे शरीर विभिन्न प्रकार के, इससे पहले मैंने पाचन तंत्र को बड़ा ढंग से पढ़ाया है। हम पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे मुंह के अलावा खाना कहाँ जाता है? पेट में, पेट के बाद फिर खाना कहाँ जाता है? बड़ी छोटी आंत में, छोटी आंत में फिर गुजरता रहेगा, फिर बड़ी में, फिर तो उसमें भी क्या होता है, उसे पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या एंजाइम्स निकलते रहते हैं शरीर में। जब एंजाइम्स निकलेंगे तब उसका पाचन होगा, कोई चीज़ टूटेगी, ब्रेक डाउन होगा। ठीक इसी प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी इसी प्रकार की होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या हार्मोन्स निकलते हैं। अब वो हार्मोन्स क्या हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से अभी तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ। तो जो निकलने वाले हार्मोन्स का स्राव करती, जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स को जो निकालते हैं, इन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं।
तो इसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि का रुधिर में स्रावित होने वाला विशिष्ट कार्बनिक उत्पाद है। जब कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे शरीर के अंदर में ग्रंथियां होती हैं, उससे कुछ पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ क्या, हमारे रक्त में मिल जाएगा। हमारा रक्त मतलब पूरे शरीर में ब्लड फैला हुआ है, ब्लड में मिल जाएगा। जब ब्लड में मिल जाता क्या है, तो वो विभिन्न प्रकार के क्या अपने अपने लक्षण दिखाता है। तो जब कोई चीज़ मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि हम बीमार हो गए, बीमार होने के बाद जब हम दवा लेने के लिए गए, तो दवा दो प्रकार की होती है। एक तो डॉक्टर वो होता है कि इंजेक्शन को एक तो लगाता है मांस में, मांस का लगाने वाला इंजेक्शन, मांस में इंजेक्शन लगाएगा तो आपके यहाँ लगा देगा, जहाँ मांस की जगह होती है वहाँ लगा देगा। और एक इंजेक्शन वो होता है जो नस में लगाया जाता है। नस में लगाने के लिए कभी भी देखा तो मैंने, बोतल वगैरह जो तुम्हारी चढ़ती हैं, तो सबसे पहले वो आपके इस पर नसें देखते हैं, नसों को ढूंढेंगे, यहाँ पर फिर वो एंटी कैप लगाएंगे एक, और उसमें क्या है आपकी बोतल लटका देंगे, और नसों में के अंदर क्या जाने लगेगा, दवा चलने लगेगी। बोतल होती है, उस बोतल के अंदर वो दवा डाल देते हैं इंजेक्शन में। तो वो दवा डायरेक्ट कहाँ जा रही है, जो मेरे नसों के अंदर में खून बह रहा है, उस खून में जाकर के मिल रही है। तो जैसे ही दवा मेरे खून के अंदर में जाएगी तो वो असर दिखाएगी। हम बीमार हैं तो सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अभी साथ में या उसमें रक्त वाला चैप्टर आएगा, साथ में शायद साथ में यह चैप्टर रक्त वाला चैप्टर है। उस रक्त वाले चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी रक्त की पूरी एक्टिविटीज़ है, उससे अच्छी तरह से मैं आज समझाऊंगा तुम्हें। रक्त में कहाँ प्लेटलेट्स होती हैं, WBC क्या होती है, RBC क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। तो रक्त में वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई चीज़ रक्त के अंदर कम है तो आदमी की मृत्यु होने लगती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, कोई भी हम दवा अगर अपनी नस के अंदर चढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही दवा हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगी, धीमे धीमे असर करेगी, तो एक दिन 2 दिन के बाद क्या हमें क्या मिलने लगेगा, आराम मिलने लगता है। तो इसी प्रकार से रहता है। जैसे मान लीजिए शराब, देखिए शराब किसी ने चलो देखी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन शराब को कभी कभी तुमने ऐसा देखा है कि कोई आदमी ठीक ठाक है और उसे अगर शराब पिला दो, तो शराब पीने के बाद क्या होता है, उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, और वो क्या करेगा, वो उल जलूल बातें करने लगेगा, उल जलूल इधर उधर घूमने लगेगा। तो तमाम उल जलूल बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने कोई केमिकल है, वो केमिकल अपने शरीर के अंदर में ले लिया। अब जैसे ही वो केमिकल उसके शरीर में पहुंचेगा तो क्या करेगा, असर दिखाएगा अपना। तो वो केमिकल इसी प्रकार की, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की जो स्रावित कुछ ग्रंथियाँ हमारे शरीर में होती हैं, उनसे कुछ न कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं, और वो चीज़ क्या होती है, हमारे खून के अंदर मिल जाती है, जो इसे शरीर के किसी भी भाग में ले जाता है। जब वो कोई चीज़ खून में मिल गई, तो ये मान लीजिए हमारा शरीर है, पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, अगर मैं यहाँ पर कोई इंजेक्शन लगा देता हूँ नस में, नशे का, जैसे ही मैं यहाँ पर इंजेक्शन लगाऊंगा तैसे पूरे शरीर में क्या नशा हो जाएगा मेरे में। यहाँ पर मैं दवा देता हूँ किसी बुखार की या किसी का इंजेक्शन में दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन पूरे शरीर में क्या होता है, काम करने लगता है तत्काल, बहुत जल्दी। अगर धीमे धीमे काम करना है तो मुंह के द्वारा ले लेते हैं वो। ठीक, अगर कोई चीज़ खून में मिल गई तो वो शरीर के पूरे भाग में पहुँच जाएगी और अपना असर दिखाने लगेगी। हार्मोन्स के प्रभाव को थोड़ा हम देखते हैं। अगर हार्मोन्स के प्रभाव को देखते हैं हमारे शरीर में, तो वो किसी भी चीज़ को उत्तेजक भी कर देता है। उत्तेजक का मतलब होता है तेज कर देता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो धीमे धीमे से किसी को गाली दे रहा है, तो जैसे ही उसका हार्मोन्स तेज हुआ तो बहुत तेज गाली देने लगेगा, गुस्सा आ जाएगा उसे, बहुत तेज गुस्सा, देखा है, बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा। अब वो इतनी देर गुस्सा आ जाएगा, गुस्से में क्या करेगा, उसके हाथ में डंडा तो डंडा भी मार देगा, उसके हाथ में बंदूक तो गोली भी मार देगा। तो उसे गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसके शरीर के अंदर में जो हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स का क्या हुआ, सीक्रेशन हुआ, हार्मोन्स निकले, हार्मोन्स में एक विशेष प्रकार का केमिकल निकला, केमिकल उसके ब्लड में मिला, और क्या हुआ, उसका क्या गुस्सा तेज हो गया। तो इसी प्रकार के बहुत सारे, और या कभी कभी ऐसे हार्मोन्स में क्या होता है, किसी को भी बहुत तेज गुस्सा है तो उसे वहीं पर क्या कर देगा, संध में रोक देगा, वहीं पर इनहिबिट कर देगा। तो हार्मोन्स का प्रभाव ऐसा होता है, हमारे शरीर में हम कुछ नहीं करते,
लेकिन अगर हार्मोन्स की कैपेसिटी तेज है तो मुझे बहुत तेज क्या आने लगेगा, गुस्सा। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर पढ़ा रहा है, पढ़ाते वक्त है, पढ़ा तो बड़ा मन से रहा है, उस वक्त अगर कोई बच्चा ऊधम करने लगता तो क्या आ जाता है, एकदम गुस्सा। गुस्सा आएगा तो चेहरे का रंग चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। तो क्यों, हार्मोन्स की वजह से। अभी मैं देखो बताता हूँ तुम्हें सारी चीज़ आगे धीमे। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। आधिवृक्क ग्रंथि से, आधिवृक्क ग्रंथि का मतलब होता है एक एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। चलो अभी बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। आधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रीनलिन होता है की मात्रा जब बढ़ जाती है तब आप क्रोधित या उत्तेजित हो जाते हैं। एक अभी शरीर का तो मैं चित्र बताऊंगा, SCRT का जो चित्र है वो मैंने किताब का चित्र यहाँ पर लगाया, अभी चित्र दिखाऊंगा। उसमें देखो एक होती है आधिवृक्क ग्रंथि, ये है एक ग्रंथि, आधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर में मिलती है। कहाँ मिलती है अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। इससे निकलने वाला हार्मोन्स उसे हम कहते हैं एड्रीनलिन। एड्रीनलिन किससे निकलेगा, इस ग्रंथि से। इस एड्रीनल के मालूम में क्या है, अगर ये एड्रीनल से निकलने लगा हमारे शरीर में तो हमें क्या होगा, बहुत तेज क्या आ जाएगा, जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी तैसे हमें क्या आ जाएगा, बहुत तेज। यहाँ पर तो मैं एक नॉर्मल हूँ, जैसे ही मुझे गुस्सा आ जाएगा मेरा एकदम चेहरा ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसे बहुत तेज गुस्सा है तो इसके शरीर में जो आधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, वहां से क्या निकल रहा है, एड्रीनलिन। वहां से क्या निकल रहा है, एड्रीनलिन। ये देखो एड्रीनलिन लिखा है, एड्रीनलिन की इसकी मात्रा बढ़ गई है, इसलिए इसे बहुत तेज गुस्सा अचानक आ गया। ठीक, शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने का कार्य अन्य विशिष्ट हार्मोन नार एड्रीनलिन। अब गुस्सा तो मुझे बहुत तेज आ गया, जैसे ही मेरे शरीर के अंदर में एड्रीनल बढ़ रहा है, यहां पर देखो ये लिखा है एड्रीनल, एड्रीनलिन। अगर ये बढ़ रहा है, जैसे ये बढ़ा तो मुझे गुस्सा आया। अब इसे रोकने के लिए मेरे शरीर में दूसरा हार्मोन निकला, उसका नाम है नार एड्रीनलिन। ठीक, तो एड्रीनलिन अगर दूसरा निकलता है तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। हमें जैसे ये एड्रीनलिन बढ़ेगा तो गुस्सा आएगा, हम तेज दौड़ेंगे। अगर नार एड्रीनलिन आ गया तो ये में से कोई चीज़ है ये नहीं होगी, न तो उसे गुस्सा आएगा नहीं वो तेज तरीका से काम करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो एड्रीनलिन होता है, एड्रीनलिन का काम क्या है, बहुत तेज गुस्सा बढ़ा देगा। अगर वो धीमी धीमी दौड़ रहा है तो उसे इतना एकदम जोश आ जाएगा वो और स्पीड से दौड़ने लगेगा। अब धीमे धीमे क्या, जैसे ही मैं शांत हो जाऊंगा तो समझ लीजिए आप नार एड्रीनलिन है, उसने क्या किया, इसकी मात्रा को कम कर दिया, इसे रोक दिया, एड्रीनलिन को रोक दिया। जब एड्रीनलिन रुक जाएगा तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा, वो सारे काम नॉर्मल करने लगेगा। तो एड्रीनल बढ़ रहा है तो उसे कौन रोकेगा, नार एड्रीनलिन। ठीक है, तो हम यहां पर देखिए लिख सकते हैं देखिए अगर एड्रीनलिन बढ़ा, तो इसे रोकेगा कौन, नार एड्रीनलिन। ये किसे क्या कर देगा, रोक देगा, इसे आगे नहीं बढ़ने का, वहीं पे रोक देगा। क्यों, अब ये बढ़ने लगा, जैसे ये बढ़ेगा ऐसे ही उसे रोक देगा। ठीक, इसी प्रकार से ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अभी मैं देखो अभी और बताता हूं। ये देखिए चित्र है तुम्हारी किताब का, तो ये देखिए ये आपकी पीयूष ग्रंथि है, यहां से वृद्धि हार्मोन होते हैं। ठीक है,
और ये थायराइड ग्रंथि, ये है देखिए थायराइड। ये चित्र धुंधला था, इस वजह से मैंने दूसरी जगह से भी निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा तुम्हारी किताब का ज़्यादा बेटर है समझाने के लिए, ठीक है। थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, और इससे निकलता है ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। अब इसी में ही थायराइड ग्रंथि है, जो इसी थायराइड ग्रंथि में यहां पर मिलता है मुझे पैराथायराइड। पैराथायराइड से क्या निकलता है? पैराथार्मोन। अब ये है देखो एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि, ये देखो मैंने अभी पढ़ाया था एड्रीनल ग्रंथि। अधिवृक्क किडनी की होती है, किडनी, किडनी वाले की बात करें, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, यहां से क्या निकल रहा है? एड्रीनलिन। यहां से क्या निकल रहा है? एड्रीनल। ये सब क्या है? ये हार्मोन है, ये वाले जो चल रहे हैं, ये हार्मोन। आग्नेयाशय है, यहां से इंसुलिन निकल रहा है, इंसुलिन निकल रहा है। अगर किसी को डायबिटीज ज़्यादा हो जाती है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, क्यों? डायबिटीज कम हो इस वजह से। तो उसके शरीर में इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए इंजेक्शन लग रहे हैं इंसुलिन के। तो इसी प्रकार से ये देखिए बहुत सारी चीज़ें जहाँ से ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। तो इसकी देखिए एक लिस्ट दे रखी है, SCRT है, उस लिस्ट को देख लो पहले तुम। उस लिस्ट को देख लोगे तो तुम्हारी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में दिखाई थी मैंने पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। अब ये हार्मोन निकल रहा है तो करेगा क्या मालूम है? ये शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। अगर हमारे शरीर के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि मिल रही है, अगर उस पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन नहीं निकला, यानी कि उसके शरीर में कोई कमी हो गई है, वृद्धि हार्मोन नहीं निकला, तो बच्चा छोटा सा है तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, दुबला पतला होता जाएगा, ठीक। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। ये होता है पीयूष ग्रंथि का काम। चित्र में देखते रहो, अपने चित्र में पीयूष ग्रंथि ऊपर लिखी है, उसके नीचे देखिए हमें मिलते हैं थायराइड। थायराइड देखिए ये है, ये दिख रहा है मुझे, ये थायराइड में देखो लिखा हुआ थायराइड। थायराइड से निकलता है क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन, इससे ये निकलेगा। अब ये नहीं निकला तो क्या होगा मालूम है? ये सारी चीज नहीं होंगी। अब ये निकल रहा है तो क्या हो रहा है मालूम है? शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगर ये नहीं निकला तो घेंगा रोग हो जाएगा, तो हमारा ये थायराइड ग्रंथि है बहुत फूल जाएगा, गला बहुत मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये चीज निकलना जरूरी है। दूसरा है पैराथायराइड। थायराइड में ही होता है पैराथायराइड, इससे पैराथार्मोन निकलता है। पैराथार्मोन मतलब क्या है? रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगर पैराथायराइड से पैराथार्मोन नहीं निकला तो जो हमारा रक्त है, खून है, उस खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बिगड़ जाएगी। जब कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा हमारे रक्त में बिगड़ जाएगी तो हमारा शरीर बीमारी से घिर जाएगा, हमें दिक्कतें हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना। ये लेवल को बनाए रखता है। फिर है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रीनल ग्रंथ, इससे एड्रीनलिन निकलता है। ये क्या करेगा? अगर ये निकल रहा है तो क्रोध, बहुत तेज गुस्सा आएगा। अगर ये निकल रहा है तो मुझे चिंता बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी। उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। बहुत तेज दौड़ रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुस्से में सारा काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इस एड्रीनल की वजह से ही, ठीक। अब आ गया नीचे अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। यहां से इंसुलिन निकलता है, रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारा रक्त है, जब भी कभी कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति होता तो पहले उसके रक्त को लिया जाता सैंपल में, फिर उससे चेक किया जाता है कि रक्त कि इसमें शुगर कितनी है। मलेरिया हो जाए फिर भी तुम्हारे रक्त को लिया जाता है। कोई भी बीमारी हो तो ब्लड में सारी चीज़ से पता लग जाता है
कि हमें कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं। अगर इंसुलिन नहीं निकल रहा है शरीर में तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या विभिन्न प्रकार की बीमारी घेर लेंगी। ये निकल रहा है तो बैलेंस सही बना हुआ है, ठीक। इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है। अगर ये नहीं निकला तो उसे डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। अगला आ गया ब्रेस्ट, टेस्टिस, ये नर में मिलते हैं। इससे क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है मालूम है? इससे क्या है, नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकला किसी के टेस्टिस से, ठीक, तो अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकला तो उसमें क्या स्पर्म शुक्राणुओं की क्या हो जाएगी? तो शुक्राणुओं की क्या हो जाएगी? कमी। तो शुक्राणु की कमी हो जाने के बाद क्या, उसे विभिन्न प्रकार की दवा लेनी पड़े, इसका इलाज कराना पड़ेगा। शुक्राणुओं की कमी होने से क्या है, उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती हैं, ठीक, नपुंसकता जैसी, ठीक। उसके बाद देखिए आ गया अंडाशय। अंडाशय को देखते हैं तो ये हमें मादा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये हमें नर में देखने के लिए मिलता है, यानी कि आप आदमी कह सकते हैं और यहाँ पर गर्ल्स कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन नहीं निकला, शांति नहीं बैठेगा तू। अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकला तो मालूम है क्या होगा? अगर मादा जननों के विकास को प्रेरित करता है, अगर ये निकल रहा है तो जितने भी फीमेल के ऑर्गन्स हैं सबको डेवलप करेगा, अच्छी तरह से विकसित करेगा, ठीक है। सारी चीज को प्रेरित करते रहेगा अच्छी तरह से। अगर ये नहीं निकल रहा है तो अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। अगर ये नहीं निकल रहा है तो उसमें अंडाणुओं का फॉर्मेशन नहीं होगा, अन्यथा उसे क्या हो जाएगी? विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे बांझपन जैसी शिकायत आ जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स दे रखे हैं तुम्हारी किताब के अंदर। ये सारी चीज़ों की लिस्ट बना करके तुम्हें ये सारी चीज़ क्या है लिखनी है, ठीक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे पौधों में समन्वय। हमने इससे पहले बताऊं तो जब भी मैं पौधों में समन्वय, पौधों में जीवों की तरह तंत्र का तंत्र तो नहीं पाया जाता है। जैसे इससे पहले मैंने समन्वय के लिए तुम्हें तंत्र का तंत्र वाला इसी अध्याय में, इससे पहले लेक्चरों में मैं पढ़ाता गया तंत्र का तंत्र कैसे होता है, कैसे वो काम करता है, आपस में जुड़ते अंग, तो जिससे क्या है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। लेकिन पौधों में तो तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है। तो पौधों में क्या चीज़ पाई जाती है? तो पौधों के लिए देखते हैं तो पौधों में क्या है, परंतु यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। अब पौधों में देखते हैं तो पौधों में क्या है, हमने पौधा लगा दिया तो पौधे लगाने के बाद वो भी अपने व्यवहार को देखते हैं। जाड़े में जाड़े जैसा व्यवहार करेगा, गर्मियों में गर्मियों की तरह व्यवहार करेगा। अगर हम आम को देखते हैं तो ज़्यादातर जो देसी आम है हमें गर्मियों के मौसम में क्या दिखेगा, उस पर आम लगे हुए दिखेंगे, ठीक। तो उसकी सीजन आ गई, उसकी सीजन आके क्या करने लगा, वो आम लगाने लगे। तो वो आम कैसे लगे, क्योंकि उसमें भी क्या पेड़ में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकले, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस पर आम के फल आना स्टार्ट हुए। तो वो भी पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण में जिस प्रकार का मतलब मौसम होगा उसी प्रकार से पौधे क्या अपना व्यवहार करेंगे। अब हम थोड़ा देखते हैं और आगे देखो क्या लिखा है। हार्मोन्स समन्वय के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं का भी नियंत्रण करते हैं। तो हार्मोन्स है, अगर उसे इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हमें मिलते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में मिलते हैं। हमारे शरीर में कोई हार्मोन्स बढ़ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है तो उसे कम कर रहा है, कोई हार्मोन्स निकल रहा है, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। हार्मोन्स निकल रहे हैं, कोई नहीं निकल रहा है तो हमें डायबिटीज हो रही है। तो इसी प्रकार के पौधों में देखते हैं
ये है मान लीजिए मेरे पास पौधा। अब ये पौधा रात भर ऐसा ही लगा रहा, जैसे ही सुबह हुई तो सुबह होने के बाद क्या हुआ, धूप निकली। सुबह होने के बाद क्या निकली, धूप। जैसे ही धूप निकलेगी, ठीक, जैसे ही धूप निकलेगी तैसे इस पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं, वो एकदम दिन जैसे ही धूप निकलेगी तैसे ही वो कार्य करने लगेंगे। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक, वो कार्य करने लगेंगे। जैसे जैसे मेरा पौधा बड़ा होता जाएगा उस पर फूल भी आएगा। पौधा के हार्मोन्स काम करने लगे, फूल का निर्माण हो गया। पौधे के हार्मोन्स काम करने लगे तैसे क्या, फल बनने लगा। तो जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे पर्यावरण का उस पर असर आएगा, वृद्धि होगी, उसी प्रकार से उसका व्यवहार होता जाएगा। बिल्कुल व्यवहार उसी के प्रति होगा। अब हम देखते हैं प्रकाश के प्रति उद्दीपन। जैसे ही दिन निकल रहा है तैसे ही ये क्या होता है, ये प्रकाश की तरफ भागता है। पेड़ क्या है, प्रकाश की, इसकी सारी एक्टिविटीज क्या है, दिन में प्रकाश की तरफ होने लगेगी। ठीक। जल के प्रति, जल के प्रति क्या है, जैसे कि मेरी जड़ है, इस जड़ को देख रहे हो, जड़ को हम देखते हैं तो जड़ क्या है, ये जड़ जैसे ही हमने पेड़ लगाया तैसे जड़ नीचे पानी की तरफ भागेगी, जल की तरफ नीचे जाएगी, जल के प्रति, यानी कि इसे जल चाहिए इस पौधे को वृद्धि करने वाले। तो ये वाला वो हिस्सा है जो आपका पर्यावरण में रहता है, वातावरण में रहता है, ऊपर रहता है। ये जमीन से क्या रहता है, ये जमीन से क्या रहेगा और ये जमीन से क्या रहेगा, नीचे। नीचे है तो ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि जो जड़ है उस जड़ को क्या कहते हैं हम, वो नीचे कहाँ जा रही है। अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंक देते हैं, ईंट पत्थर कोई भी चीज़ ऊपर फेंके तो कहाँ आएगी, नीचे आती है। नीचे क्यों आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्योंकि पृथ्वी क्या है, हर चीज़ को नीचे खींचती है। अगर मैं इसकी जड़ की बात करूं तो जड़ क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से, इसे देख रहे हैं, जैसे इधर नीचे गुरुत्वाकर्षण जा रहा है नीचे, उसी प्रकार से जड़ नीचे भाग रही है। लेकिन जड़ क्यों भाग रही है, जल के प्रति। इसे नीचे जितना जितना नीचे जल मिलता जाएगा उस जल की तरफ ही नीचे भागती जाएगी। इसे प्रकाश मिलेगा तो ये ऊपर चलता जाएगा। तो ये एलोंग विद ग्रेविटी है, ये एंटी ग्रेविटी चलेगा, ये ऊपर चलेगा, ये नीचे चलेगा। ये इसको इतने वाले हिस्सा जो हरा भरा है, इसे प्रकाश चाहिए तो ये प्रकाश के प्रति भागेगा। इसे जल चाहिए इसलिए जमीन में नीचे जाता जाएगा, इसे नीचे जल चाहिए। तो ये जल के प्रति उद्दीपन दिखा रहा है, वो प्रकाश के प्रति उद्दीपन दिखा रहा है। तो इसमें क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं। ऊपर हार्मोन्स हैं वो उधर भाग रहे हैं, नीचे हार्मोन्स हैं वो नीचे भाग रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने देखा चना का पेड़ होगा या मटर के खेतों में पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोद लेते हैं। बहुत सारे तुमने आसपास खेत देखे होंगे, खेत में चने डाल देते हैं। तो खेत मालिक ये कह देता, भैया मेरा चना, आपको साग बनाना है चने का, तो उसमें से जाए खेत में से लिया जाएगा। तो चने का साग तुमने देखा हरा हरा होता है, ठीक। तो जैसे ही चना इतने इतने बड़े बड़े पेड़ हुए, इससे इतने इतने बड़े बड़े थोड़े थोड़े पेड़ हुए, तो जैसे ही पेड़ होंगे तैसे ही किसान उसे क्या कह देगा, ये कैसे खोट लो। क्यों, वो क्यों कह रहा है इसे खोटने के लिए, मालूम है क्यों? वो इसलिए अगर मान लीजिए कि ये पेड़ है, मान लीजिए कि ये है मेरे पास पेड़, अब उसने कहा कि भैया तुम जाकर के मेरे चना के खेत में से जाकर के तुम ऐसा किए, चना ले आइए, चना काट लाइए जाकर के, ठीक है। अब तुम जाओगे चना के लिए तो तुम देखो यहाँ से इसे काट दोगे, यहाँ से काट दोगे, यहाँ से काट दोगे, यहाँ से काट, इस वाले को और तुम ऐसा डंठल सा छोड़ दोगे। तो तुमने खेत में क्या छोड़ दिया, ऐसे कटाए, ऐसे कटाए, ऐसे कटाए, ऐसे कटाए, तुमने इसके चारों तरफ से पत्तियां तोड़ ली। अब क्या करेगा, अब ये पेड़ यहाँ से इधर वृद्धि नहीं करेगा, अब यहाँ से इसमें से क्या होगा, इस नोड से कई शाखा निकल आएंगी, इधर निकल आएगी, इधर निकल आएगी, इधर निकल आएगी, यहाँ पे इधर निकल आएगी, इधर निकल आएगी, इधर निकल आएगी, यहाँ निकल आएगी, इधर निकल आएगी, ठीक है। ऐसे काम करने लगेगा ये, ऐसे करके, ऐसे करके,
ठीक, ऐसे काम कर। तो ऐसे काम, इस पेड़ को अगर हम काट करके ऐसा कर देंगे तो जब धीमे धीमे से पानी मिलेगा तो कैसा होगा, अब पेड़ पर ज्यादा शाखा आ जाएंगी। पहले यहाँ पर कम चने लगते, अब मैंने उसे खोंट दिया है, काट दिया है, तो उस पर अधिक चने लगेंगे। मैंने तुम्हें इससे पहले भी अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया था कि ये है जड़, ये है जमीन, जमीन से ऊपर जैसे भी हम ऊपर चलते हैं तैसे मुझे देखने के लिए यहाँ पर नोड मिलेगा, ये नोड मिलेगा, ये नोड मिलेगा। इसकी बीच वाली जगह को मैं क्या कहता हूँ, इंटरनोड। जैसे तुमने गन्ना देखा है, एक गांठ ये है, एक गांठ ये है, बीच वाली जो चूस होता भाग उसे तुम क्या करते हैं, चूसते रहते हैं। तो जो चूसने वाला भाग होता है उसे मैं कहता हूँ इंटरनोड। अब इसी प्रकार से देखिए, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड, और ये है बीच में इंटरनोड। ठीक, अगर मैं कोई भी पेड़ है, किसी भी पेड़ को ले लो XYZ, किताब में तो केवल शॉर्ट रूप में थोड़ा लिख दिया है, आप जैसे ऊंची क्लास में पहुंचोगे तो वहां मिलेगा सब पढ़ने के लिए। पढ़ाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। इस नोड से ही तुम्हें पत्तियों का निर्माण होते मिलेगा, यहां से ही नई शाखा निकलेगी। इससे यहां से नहीं निकलेगी, इससे निकलेगी नोड से, यहां से, यहां से। अब मैंने यहां पर इसे खोंट दिया है, तोड़ दिया है, तो इसके नीचे जहां पर नोड होगा उस नोड से ही पत्ती निकलेगी, उस नोड से ही ब्रांच निकलेगी नई। ऐसे करके जहां भी कहीं नोड होगा, जैसे सरसों का पेड़ देखा है तुमने, तो सरसों के पेड़ को हम गौर से देखते हैं कि हमने सरसों डाल दी। सरसों डालने के बाद अब सरसों के पेड़ करीब इतने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो खेत वाले ये कह देते हैं अगर तुम्हें सब्जी किसी प्रकार के सरसों की भुजिया बनानी है तो आप मेरे खेत में चले जाइए, वहां से जाकर क्या करेंगे, आप भुजिया सरसों की तोड़ लाइए। वो क्यों कह देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि मेरा ये सरसों का पेड़ है, ये नीचे है मेरी जड़, ये है सरसों का पेड़, इस सरसों के पेड़ पर ये है नोड, यहाँ पर मुझे पत्तियां मिल रही हैं, यहाँ पर मुझे पत्तियां मिल रही हैं। इस वाले नोड पर मुझे एक ब्रांच मिली, यहाँ देखिए पत्तियां मिली। इस वाले नोड पर मुझे एक ब्रांच मिली, ये पत्तियां मिली, और एक ये चल रही है आपको अलग। तो उसने कह दिया भैया छोटा छोटा खेत है, तुम ऐसा कीजिए जा करके वहां से भुजिया तोड़ लाइए। तो भुजिया तोड़ने के लिए जब तुम जाओगे तो मालूम क्या होगा, तुम देखिए यहाँ से जहाँ पर अच्छी अच्छी पत्तियां हैं, नरम नरम पत्तियां, तुम यहाँ से तुम इसे तोड़ दोगे, यहाँ से तुम इसे तोड़ लोगे, यहाँ से तुम इसे तोड़ लोगे। तो अब तुम्हारा पेड़ कैसा हो गया, अब तुम्हारा पेड़ ऐसा ही तो हो गया, ठीक ऐसा हो गया। तुमने यहाँ से तोड़ दिया, अब इस पेड़ पर क्या होगा, जैसे ही तोड़ने के बाद अब यहाँ पर जो इसके नोड होते हैं, यहाँ से देखो एक और शाखा निकलेगी, ठीक, इससे और शाखाएं निकलेंगी, इससे और शाखाएं निकलेंगी, यहाँ पर नहीं निकलेगी, अब इसके बराबर में निकलेंगी, इसके बराबर में निकलेंगे, इसके बराबर में निकलेंगे। पहले पेड़ में कम सरसों आती, कम पत्ती आती, अब वही मेरा पेड़ है, मैंने उसे खोंटने के बाद अब इस पर पत्तियां अधिक आएंगी, इस पे फूल अधिक आएगा, इस पे सरसों के जो बीज होते हैं, जो फली होती है, अब यहाँ पर फली अधिक मिलेगी। इसीलिए तो देखो यहाँ पर SCRT की बुक्स में लिखा है कि मेरा चना हुआ या कोई मटर हुआ, या आप सरसों मान लो, मटर को मान लो, मटर का पेड़ होता है, मटर का पेड़ छोटा सा पेड़ है, उस मटर के वाले आप खेत में चले जाइए, तो जैसे ही थोड़ा पेड़ बढ़ेगा, हल्का सा निकला, मान लीजिए कि इतना बड़ा 1 फुट तक का हो गया, ठीक, तो आप उसे ऐसे इनसे इनसे ऐसे ऐसे खोंट दोगे तो पेड़ और ज़्यादा झगझालरा हो जाएगा। झगझालरा का मतलब पता है, तो उसमें और ज़्यादा शाखा निकलाई, अब उस पेड़ पर फली अधिक आएगी, यानी मैं ये कह सकता हूँ मटर अधिक आएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर चने को हम खोंट देते हैं, पहली बात, चना का पेड़ क्या है, बहुत ज़्यादा झगझालरा हो जाता है, झाड़ीदार हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा कैसा हो जाएगा, एकदम ऐसा खूब झाड़ीदार हो जाएगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे चने आएंगे, अब इस पर चने अधिक आएंगे। अगर पहले खोंटा नहीं है तो यहाँ पर चने मुझे कम देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ मुझे अधिक देखने के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने जब वो धीमे धीमे करके ऊपर वृद्धि कर रहा था तो मैंने उसे क्या हाथ से तोड़ दिया। जब हाथ से तोड़ दिया तो उसके नीचे जो नोड था, उस नोड से नई नई ब्रांचें निकलना शुरू। जैसे ही हम तोड़ देंगे, जैसे ही मैं यहाँ से इसे तोड़ दूंगा, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का ये हिस्सा मैंने तोड़ दिया, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्रारंभिक टिश्यू होते हैं,
जिन्हें कहते हैं विभज्योतिक टिश्यू या प्रविभाजित टिश्यू। प्रविभाजित टिश्यू इससे पहले मैंने पढ़ाया, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां पर मैंने प्रविभाजित टिश्यू खत्म कर दिए। अब नीचे मेरे पास नोड है, उस नोड से नई नई शाखा निकलेंगी। अब पेड़ और ज्यादा झगझाला हो जाएगा। अब यहां पर नहीं बढ़ेगा, इसके नीचे बढ़ेगा। ऐसे काम करता है, पत्तियां ज्यादा आएंगी, सारा काम ज्यादा होगा, यहां पर पैदावार ज्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से उसे खोंटने के लिए किसान बोल देते हैं, ठीक है। अब कुछ प्लांट हैं, प्लांट के भी कुछ हार्मोन हैं, उस हार्मोन को देख लो। अगर वो हार्मोन हमें खाद में नहीं मिल रहे हैं तो अलग दुकान से भी मिल सकते हैं, दुकान से भी आप डाल दो, जैसे जिबरेलिन वगैरह हुआ। तो पहले ऑक्सीजन को समझते हैं। ये है पादप हार्मोन, पौधों में मिलने वाले। इससे पहले पढ़ाए वो क्या थे? जंतु हार्मोन थे। इससे पहले मैंने पढ़ाए थे मानव हार्मोन थे। ये है पादप हार्मोन, वो जंतु हार्मोन थे। अब यहां पर पादप हार्मोन तो ऑक्सीजन, यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है। अगर ऑक्सीजन है उस पेड़ के अंदर में, या ऑक्सीजन अलग से मैंने लगा दिया है, ऑक्सीजन की उसी मात्रा मिल रही है, तो उसकी जो पेड़ की सेल्स हैं उसे बड़ा करता जाएगा। पहले छोटी हो रही हैं, उसे बढ़ाता जाएगा, ठीक। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। तो अगर इसका प्रभाव क्या है, पेड़ की सेल्स को बढ़ाता जाएगा, उसके पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। दूसरी बात, जिबरेलिन आ जाए, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। अगर मैं इसे डाल देता हूं, जैसे मान लीजिए गन्ना का पेड़ देखा है सबने? मान लीजिए कि यह है मेरे पास एक गन्ने का पेड़, ठीक, ऐसे ही होता है गन्ना का पेड़। यह है मेरे पास गन्ना का पेड़, यह है नोड और यह है इंटरनोड। तो मैं गन्ने का इस भाग को चूसता हूं, ठीक, तभी तो मुझे रस मिलता है पीने के लिए। अगर मैं गन्ने के खेत में जिबरेलिन लगा दूं, यह है जिबरेलिन, अगर मैं इस गन्ने के खेत में जिबरेलिन डाल दूं, केमिकल डाल दूं, तो गन्ने का जो नोड है ना, ये जो छोटा होता है अब वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब पहले इतना छोटा होता है, अब वही नोड इतना बड़ा हो गया। जब इतना बड़ा नोड हो गया तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहां पर रस क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। तो जिबरेलिन का काम क्या है? जिबरेलिन एक हार्मोन है। अगर मैं इसे खेती के अंदर डाल देता हूं, गन्ने के लिए डाल देता हूं, तो ये इस साइज को बढ़ा देता है, इसे बढ़ाएगा, इंटरनोड को बढ़ाएगा, ठीक। ये अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है। उसके अलावा ये मैं गन्ने का बता रहा हूं, अगर मेरे पास अंगूर की खेती हो रही है, अंगूर कम आ रहे हैं, अगर मैं वहां पर जिबरेलिन डाल दूंगा तो मालूम है क्या होगा? जिबरेलिन डालने से क्या होगा? अंगूर के जो गुच्छे हैं, गुच्छे में लगते हैं, उसका आकार बढ़ जाएगा, अर्थात अंगूरों का आकार बढ़ जाएगा। गुच्छे पर जहां कम आ रहे हैं वहां ज्यादा आने लगेंगे। इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाएगा, उनकी लंबाई बढ़ाएगा। तो ये भी देखो हार्मोन है, इससे ये सारी चीजें हो रही हैं, किसान को फायदा हो रहा है इससे, ठीक, इससे देखा जाता है, ठीक। साइटोकाइनिन, अब साइटोकाइनिन को देखते हैं। साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगर यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, अगर कोई साइटोकाइनिन है, अगर कोई पेड़ है, पेड़ के अंदर अगर सेल्स का ज्यादा विभाजन होगा तो पेड़ जल्दी जल्दी वृद्धि करेगा। अगर उसके अंदर विभाजन नहीं हो रहा है तो पेड़ जल्दी वृद्धि नहीं करेगा। इसलिए उसे साइटोकाइनिन दे दो। जब हम साइटोकाइनिन दे देंगे तो मालूम क्या होगा? उसमें कोशिका का विभाजन प्रेरित कर देगा, उससे कोशिका का जो विभाजन हो रहा है उसे एकदम तेज कर देगा, जिसकी वजह से पेड़ बढ़ने लगेगा। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल का मतलब क्या है? यह रंध्रों को बंद करके बाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है। यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक है। तो यह क्या है? जैसे कि मेरा पेड़ है, सरसों का पेड़ है, सरसों की पूरी खेती है, ठीक, या कोई बड़ा पेड़ है, जैसे तो लंबा देखा है पेड़, यूकेलिप्टस का लंबा लंबा पेड़ होता है,
तो उस पेड़, अगर कोई पेड़ छोटा है, उस छोटे से पेड़ को तुम देखना, मैंने इससे पहले भी पिछली साल प्रैक्टिकल कराया था कि यूकेलिप्टस का पेड़ था, उस पर बहुत सारी पत्तियां थी। तो मैंने क्या किया, एक सफ़ेद पन्नी ली, पन्नी को मैंने उसके ऊपर बांध दिया। जब मैंने आधा घंटे बाद देखा तो जो पन्नी लगी हुई थी मेरी, तो उस पन्नी से क्या हुआ मालूम है, उस पन्नी पर बहुत सारी बूंदें आ गई। उससे ये लग रहा है कि जो पानी नीचे ज़मीन में हम दे रहे हैं, वो पानी पत्तियों के द्वारा ऊपर उड़ रहा है। जब पत्तियों के द्वारा पानी ऊपर उड़ता है, उसे कहता हूं मैं बाष्पोत्सर्जन। अगर मैं एब्सिसिक अम्ल डाल दूंगा खेत में, तो रंध्र का क्या है, रंध्र बंद हो जाएंगे, तो पानी ऊपर नहीं उड़ेगा, ठीक। और यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक है। अगर पत्तियां झड़ रही हैं तो आप एब्सिसिक अम्ल डाल दो खेती के अंदर में, तो क्या होगा, वहीं पर उसका झड़ना बंद हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। इथाइलिन, इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन होता है कि जैसे हम केला खाते हैं, आम खाते हैं या संतरा है, तो मान लीजिए केले बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे केले की खेती होती है, तो वहाँ पे कच्चे केलों को तोड़ दिया जाता है। जैसे तुमने बाजार में देखा सब्जी के लिए आते केले, तो कच्चे केले को तोड़ लाई। बहुत सारे आम का खेत है, बाग है, तो कच्चे आमों को मैं तोड़ लाया, ठीक। तो उसे लाने के बाद क्या किया, मैंने लाने के बाद अपने घर में रखा, एक सही टेम्परेचर दिया, और मैंने इथाइलिन लाया। इथाइलिन ला करके मैंने उसकी पुड़िया सी बनाई और उसके अंदर डाल दी। जैसे मैं इथाइलिन डाल दूंगा तो मेरा कच्चा केला क्या है, पक जाएगा। मेरा आम कच्चा क्या है, पक जाएगा। मेरा संतरा कच्चा क्या है, पक जाएगा। तो इसलिए आम को हम देखते हैं, एक तो आम वो है जो पेड़ पर पका है, पेड़ पर पका हुआ आम है, अगर हम उस आम को खाएंगे तो वो थोड़ा हमें अच्छा फ़ायदा देगा। ये वो है जो कच्चा फल मैंने तोड़ा, उसे मैंने इथाइलिन एक हार्मोन्स दिया। हार्मोन्स देने की वजह से क्या हुआ, वो पक गया। इसलिए बाजार में जाके देखते हो तुम, बहुत सारे आम आते हैं। एक तो आम पेड़ से पक के आएगा तो अच्छा आम होगा, पीला आम होगा, पका हुआ अच्छा आम होगा। और बाजार में देखते हो बहुत सारे डलिया के डलिया भर करके आम रखे, तो वो सब आम कैसे आ रहे हैं, वो सब इथाइलिन से पक के आ रहे हैं। जितने भी आप केले खा रहे हो, केले किससे आ रहे हैं, इथाइलिन से पक के आ रहे हैं। तो संता जितने भी बहुत सारे फल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इथाइलिन क्या है, फलों को पकाने में सहायक है। यानी फल जो पक नहीं रहा है, जो कच्चा है, उसे ले आएंगे और इथाइलिन कैसे क्या होगा, हम उसे पका देंगे। तो इथाइलिन गैस क्या है, पकाने का काम करती है। अब ये कुछ क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन करने हैं। बाकी जो बच्चे और हैं वो चले जाएं, केवल 8 वाले बच्चे हैं वो अपने क्वेश्चन को देखते रहें, बाकी 7 वाले बच्चे धीमे धीमे बिना शोर खुले हुए चले जाएं, ठीक। 8 वाले बच्चे अपने अपने देख लो, क्वेश्चन देखिए, तुम्हारा चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। बाकी 7 वाले बच्चे जो कुछ बैठे हुए वो चले जाएं। बातें नहीं निकलो, केवल 8 वाले बच्चे जो है अपनी अपनी किताबें खोल लो, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दो। एक कोशिकीय जीव, एक कोश की जीव का मतलब तो वह जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। तो अब हम उसे देखते हैं, मनुष्य नहीं है, मनुष्य में बहुत सारी कोशिका मिलती हैं। हाथी नहीं है, बरगद नहीं है, अमीबा है। अमीबा पर टिक कर लीजिए, ठीक है। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषताएं, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषताएं, पहली बात कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये बात सही है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ये भी बात सही है। बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ये भी बात सही है। अर्थात ऑप्शन चौथा ये सही है, सभी मिलते हैं, तो हमारे लिए ये ऑप्शन सही है, ठीक। इसी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तुम्हारे किसमें, परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, परीक्षा में जो आपकी नेट परीक्षा होगी उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये प्रश्न पढ़ा है, तो उसका देखिए ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसकी जगह पे ये सटीक आंसर है, आप इस वाले गोले को काला कर देना। ये नहीं कि हम इसे भी काला कर दें, इसे भी काला कर, तो नहीं, ये वाला सही, इसे काला को। इसके लिए मेरे पास देखो ये गोला काला कर दिया मैंने, क्वेश्चनों के आंसर को ऐसे किया जाता काला, ठीक है। अब देखिए अगला है,
कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमारा ऑप्शन देखिए ये सही है। ऐसे काला कर देंगे हम गोले को, ठीक। ऑक्सिन है, ऑक्सिन को मैंने अभी पढ़ाया, एक पादप हार्मोन होता है। जंतु हार्मोन नहीं है, औषधि नहीं है, उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, अर्थात ये पादप हार्मोन है। इसे मैं ऐसे कर दूंगा काला, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो तो इसे कर दो काला, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। पूरे गोले को काला करना है, सारे गोलों पर ध्यान नहीं लगाना है, तो तुम्हारा उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए अधिकारी बार बार जोर देते हैं कि बच्चों ने कैसा कर दिया। जो बच्चे रोज रेगुलर आते रहते हैं वो तो जानते हैं, जो बच्चे कभी नहीं आए केवल वही काम सबसे खराब करते हैं। जैसे वो लड़की बैठी है, उसे तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, 6 महीने से ज़्यादा क्लास चलती होगी, आज मैं पहली बार उस लड़की को देख रहा हूँ बैठे हुए क्लास में, पहली बार ही आज आई है, पहली बार, इससे पहले कभी नहीं आई लड़की पढ़ने के लिए। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है? एथिलीन। ये देखो एक कर दिया मैंने गोला काला, ठीक, एथिलीन। एथिलीन क्या होता है? फलों को पकाने में। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ये लिख लिए खाली स्थान में। दूसरा है कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ये लिख लीजिए, लिख लिया। प्रविभाजी ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, लिख लीजिए, ये ले ली। अगला देखिए, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथेलियम ऊतक सहायता करते हैं। हमारी जो बाह्य त्वचा होती है सबसे ऊपर क्या मिलेगा मुझे? एपिथेलियम। इससे पहले मैंने पढ़ाया, जो नहीं वो मेरा मोबाइल का वीडियो देख लेना। मोबाइल का वीडियो तो कोई बच्चा देखता नहीं है न पढ़ता है कोई बच्चा। समास रचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं समूह को ऊतक कहते हैं। ये भी लड़की काफी दिनों बाद आ जाई है, बार बार यहाँ से फोन करते रहते हैं। माँ बाप कभी बच्चों को भेजते नहीं है स्कूल में, और यहाँ से अध्यापक फोन करते रहते हैं कि बच्चों को भेजो, बच्चों को भेजो। 6-6 महीने बाद आ रहे हैं, इनमें कैसे सुधार रहेगा? ABCD आती नहीं है, उस पर हिंदी पढ़ना आता नहीं है। 6-6 महीने में आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे बताओ? अध्यापक गला फाड़ा डाल रहा है। अब एक टेबल है, टेबल बनाने, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि किसके द्वारा होती है? प्रविभाजी द्वारा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक द्वारा। मक्खी क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। तंत्र का तंत्र क्या है? संदेशों का संवहन, और संवहन ऊतक क्या है? जाइलम। जाइलम क्या है? मेरा संवहन ऊतक है। अगला देखिए, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। भैया बिल्कुल सही बात है, हृदय की धड़कनें होती हैं तो हृदय तो हर वक्त धड़कता रहता है, जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन आदमी चला जाएगा। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है? भैया नहीं, फ्लोएम पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में। अमीबा बहुकोश की जीव है? नहीं, एक कोश की जीव है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, ये बात सही है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये बात गलत है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं मिलती, ठीक। तो हमारे ऑप्शन 3 गलत हैं और 2 सही हैं, ठीक। ऐसे करके देख लीजिए। तुम्हें क्या करना है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो तुम केवल ऐसे कर दो काला, ठीक, ऐसे कर दिया करो। और कौन सा ये है, ऐसा निशान मत लगाना, ठीक है। अगला देखिए, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग। कोशिका के कोशिका द्रव्य में ज्यादातर मिलते हैं। प्रविभाजी या विभज्योतक की 2 विशेषताएं बताइए। पहली, ये ऊतक पौधों में जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, ठीक, जीवन भर। दूसरी बात, ये
सूट में मिलते हैं, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम में मिलते हैं और रूट एपिकल मेरिस्टेम मिलते हैं। ये यहाँ पर ऊपर मिलेंगे और नीचे जड़ में मिलेंगे। ठीक, ये लिख लिया इतना। अभी पीपीटी रोक दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। अभी रोक दूंगा 2 मिनट में। ठीक, अभी पेन ड्राइव में डाल के रोक दूंगा मैं से। अगले क्वेश्चन को देखो। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो, चल क्यों नहीं रहा भाई, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। कोई भी 2 लिख दो, हमारी किताब में से लिस्ट दे रखी है। पीयूष ग्रंथि लिख दो, थायराइड ग्रंथि लिख दो, इनके कार्य लिख दो, बस ये हो गया। बिल्कुल सिंपल है। हमारी किताब में पूरी टेबल बनी हुई है, पूरी टेबल को उतार लेना अपनी कॉपी में, उसे मैं चेक करूंगा। अगला देखिए, अगला है जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। ये देखिए पूरी टेबल बनी हुई है, जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। यह है मेरे पास पादप कोशिका, यह है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इधर नहीं पाई जाती। हरित लवक पाए जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है और यहाँ पर उपस्थित होता है, मिलता है, उधर मिलता है। ठीक है, यहाँ रिक्तिका बड़ी एवं संख्या में 1 होगी, यहाँ रिक्तिका छोटी एवं संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक परिधि की ओर होगा और यहाँ पर केंद्रक मध्य में होता है। ये तुम्हारी किताब के अंदर टेबल बनी हुई है, उसे उतार लेना। अभी मैं रोक दूंगा पीपीटी। अब देखिए अगला प्रश्न है, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक में अंतर बताइए। देखिए यह है मेरे पास रेखित, इधर मेरे पास रेखित का चित्र बना हुआ है, यह है मेरे पास अरेखित। तो रेखित के बारे में समझते हैं। पहले रेखित क्या कह रहा है। रेखित का मतलब होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब बेपेशी, जो हम उसे काम कराएंगे तो काम करेंगे, हमारा नियंत्रण होता है। यहाँ पर ये पेशी मिल रही, इन सब पेशियों पर हमारा नियंत्रण, हम ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते। लेकिन अनैच्छिक अरेखित में हमारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हमारे पेट के अंदर बहुत सारी पेशियाँ ऐसी होती हैं जो काम करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं, खाना इधर से यहाँ से ऐसे मूवमेंट होता रहता है। ये हमारे बस में नहीं है, ऑटोमेटिक होता रहता है। जैसे हृदय की पेशियाँ हमारे बस में नहीं है, वो चलती रहती हैं। ये काफ़ी मजबूत और कंकाल से जुड़ी होती हैं। ये देखिए बहुत मजबूत हैं और देखिए हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ठीक, इसके देखते हैं, इनकी कोशिकाएं लंबी तथा सिरानुमा होती हैं। इसकी कोशिकाएं देखो कैसी हैं, लंबी और ये सिरानुमा। ठीक, हमारी टांगें एवं भुजाएं रेखित पेशियों द्वारा ही गति करती हैं। तो या तो हमारी टांग की बात करो, या हमारी बाहों की बात करो, या हमारी किसी की बात करो, सब क्या है, रेखित पेशियां हैं। इन्हें चिकनी पेशी भी कहा जाता है। ये बहुत चिकनी होती है, इसलिए इन्हें चिकनी पेशी भी कहा जाता है। जैसे हमारी हार्ट की पेशी हैं, हृदय की पेशी बहुत कैसी होती है, चिकनी होती है। आंतों की पेशी कैसी होती हैं, चिकनी होती हैं बहुत ज़्यादा। ये मनुष्य के नियंत्रण में होती हैं। ये शरीर के भीतरी अंगों जैसे कि पेट व आंत की चिकनी पेशियों पाचन पथ से भोजन को ले जाती हैं। इसकी पेशियाँ इतनी चिकनी होती हैं अरेखित की कि हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, 12 घंटे 24 घंटे में धीमी धीमी और अपने आप ही चलता है। हम तो उसे चलाते नहीं, धक्का मारते नहीं हैं। तो ये पेशियाँ खुद ऐसी होती हैं जो कि हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं, अपने आप ही चलती हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ कंट्रोल है। किसी पे हाथ चलाना है, मारना है, दौड़ना है, वहाँ पर कंट्रोल है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। तो इस चीज़ को मैं अभी थोड़ी देर पीपीटी को रोक दूंगा और उतार लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये है मेरे पास पादप कोशिका का चित्र। ये कोशिका भित्ति है, ये है मेरे पास क्या, कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति जिसे मैं कहता हूं सेल वॉल, ये पादप को। उसके नीचे मुझे यहां पर मिल लिया क्या,
उसके नीचे मुझे मिल रही है कोशिका कला, कोशिका कला, जिसे मैं कहता हूं सेल मेम्ब्रेन, जिसे मैं कहता हूं सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर ये मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। अब ये मुझे क्या मिल रही है, रिक्तिका, रिक्तिका, जिसे मैं क्या कहता हूं, वैक्यूल। अब यहां पर वैक्यूल रिक्तिका कैसी है, ये बड़ी, पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में कैसी होती है, ये बड़ी होती है। बताऊं तुझे अभी मैं, पादप कोशिका में कैसी होती है, बड़ी। अब मैं इसे यहां पर देखता हूं तो ये क्या है मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक। उसके अलावा मैं यहाँ पर ये देखता हूँ तो ये मुझे देखिए, ये मुझे आपस में यहाँ पर देखता हूँ तो ये मुझे क्या मिल रही है, अंत प्रदब्बी जालिका, अंत प्रदब्बी जालिका, एंडोप्लाज्म। इसी के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, इसी के ऊपर मुझे मिल रहे हैं राइबोसोम, इसी के ऊपर मुझे क्या मिल रहे हैं, राइबोसोम। तो इस प्रकार से देखो मेन चीजें, एक आध दो चीज को समझ लो। ये मैंने डायग्राम, इस डायग्राम को बना लेना, ठीक है, ये इजी डायग्राम है, एक आध दो के नाम याद रख लेना। ये मेरे पास रिक्तिका है, इसे मैं न्यूक्लियस कहता हूँ। ये सबसे ऊपर कोशिकावृत्ति है, उसके नीचे कोशिका कला होती है। बस 4 नाम याद कर लो, उसी में काम चल जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। आज के लिए हमारा पीरियड यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने पूरे इस अध्याय को कवर कर लिया, कल हम नया अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब पूरी पीपीटी को मैं अभी रोक दूंगा, कक्षा 8 वाले सभी बच्चे हैं वो इस पीपीटी को पूरी को उतार लेंगे, ठीक।